शारदा, गर्व है मुझे। मेरे जेल जाने के बाद भी मेरा साम्राज्य समाप्त नहीं होगा। मैं सीबीआई से, मुझे उम्मीद है आप हमें कोऑपरेट करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो त्यागी जी। मेरी हार का तो बहुत बड़ा दुख था मुझे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मेरी उस हार का दुख भी मिट गया है। जनता को और तुम्हारे पापा के समर्थकों को ये एहसास सिर्फ और सिर्फ तुम दिला सकते हो कि विरासत के इकलौते अधिकारी तुम। मैं तो भूलती जा रही हूँ कि मेरा अपना कोई बेटा भी है। आप ये समझ लीजिएगा कि आपका बेटा मर गया। उससे कोई सवाल मत पूछिए प्रदीप जी। उससे सवाल पूछना मतलब खुद को शर्मसार करने वाली बात होगी। कल तक तुम्हारा चेहरा देख, माँ होने के नाते मेरा चेहरा खिल उठता था, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा देखकर एक घुटन सी महसूस होने लगी है। इस परिवार में किसी की भी सुख दुख से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, तो फिर यहाँ क्यों आते हो अपना मुंह दिखाने के लिए? जब घर के सब लोग दुख में डूबे हुए थे और इस घर का बेटा ही इस घर के लोगों के आंसू पोंछने के लिए मौजूद नहीं था। अभी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आप सारी रात घर पर ही नहीं थे। आंसू पोंछने की उम्मीद भी उसी से की जा सकती है जिससे घर से कोई वास्ता हो, जिसमें अपनापन हो। वाह भैया वाह, आप पर जितना गर्व किया जाए उतना ही कम है। बिल्कुल सही किया आपने। आप जब भी घर आइए यही कीजिए। मीनाक्षी, जाओ यहाँ से। हाँ, चली जाऊंगी भैया, लेकिन कितनी ऊंची और कितनी उम्दा सोच है ना आपकी। माँ और पापा ने बचपन से जो सबक आपको दिए वो तो आपको याद नहीं है, लेकिन पता नहीं कौन अब आपको ये सबक दे रहा है। इस हालात में माँ के दुख को कम करने की जगह, उनको तसल्ली देने की जगह आपने उनके दुख को और बढ़ा दिया है। उनकी बातों से मुझे कितना दुख होता है इस बात का एहसास है उन्हें। बस यही हिसाब करते रहिए भैया कि आपको किसने और कितना दुख दिया। पापा पुलिस कस्टडी में है, कल जाकर उनसे भी यही बात करिएगा आप। अब आपकी सोच पर हैरानी नहीं होती, मुझे अफसोस होता है। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं उनका निकम्मा बेटा हूं, लेकिन तुम तो उनकी अच्छी बेटी हो ना, तो चाहो उनका साथ दो। मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, कम से कम तुम तो हो ना उनका साथ देने के लिए। हाँ, मैं हूं उनके साथ। आपने तो अपने फर्ज और जिम्मेदारियों से आंखें फेर ली, लेकिन मैं बेटी होने का फर्ज हर हाल में निभाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ का साथ दूंगी। अब सर के ना होने से सारे फैसले आप ही को लेने होंगे। सर की गिरफ्तारी के बाद में सर के सारे समर्थक और कार्यकर्ताओं में बड़ा आक्रोश है। हमें बार बार फोन कॉल्स आ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि अब वो क्या करें। अब कोई कुछ नहीं कर सकता प्रदीप जी। अब जो कुछ भी करना है अदालत ही फैसला करेगी। कल अदालत से जमानत लेने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन सर पर जो संगीन आरोप लगाए गए हैं, इससे ये उम्मीद कम है कि उन्हें जमानत मिलेगी। सर के सारे समर्थक और कार्यकर्ता प्रशासन के इस कदम का कड़ा विरोध करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस उन्हें हमारे एक इशारे की जरूरत है। हमारे एक इशारे पर सर के सारे समर्थक और सारे कार्यकर्ता कुछ भी कर बैठेंगे। वो सारी रोड जाम कर देंगे, वो ट्रेनें रोक देंगे, वो शहर में आगजनी और पथराव तक शुरू करवा सकते हैं। मगर हम आपसे पूछे बिना उन्हें कोई इजाजत नहीं देंगे। नहीं प्रदीप जी, अपने कार्यकर्ताओं को ऐसी कोई परमिशन मत दीजिए। इससे हमारे देश का ही नुकसान होगा।
देश में लोकतंत्र है, कानून है। हमें कानून की लड़ाई लड़नी चाहिए। आप तो देख ही रही हैं ना किस तरह से लोगों ने कानून का सहारा लेकर कानून का नाजायज फायदा उठाकर सर को फंसाया है। और उन लोगों से कानूनी लड़ाई लड़कर क्या हम जीत सकते हैं? वो तो ठीक है प्रदीप जी, आगजनी, पथराव, ट्रेनों को रोका जाना, ये तो ऐसा है कि जैसे खुद के घर में आग लगाने के बराबर है। ये तो देश को खोखला करने वाली बात है। इसे रोकना होगा प्रदीप जी, कुछ भी हो जाए इसे रोकना होगा। कोई अपनी माँ के दर्शन के लिए आ रहा है, रोड पर चक्का जाम की वजह से वो अपनी माँ के आखिरी दर्शन भी कर नहीं पाता, घर नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे में क्या होगा? कोई बीमारी में अपने इलाज के लिए जा रहा है और रास्ते में आगजनी की वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाता, रास्ते में ही दम तोड़ देता है। तो जी मैडम, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त तो हो ही जाएगी। यही तो मैं कह रही हूँ प्रदीप जी, ये तरीका ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे कोई सरकार का नुकसान नहीं होगा, ना ही सरकार झुकेगी। अगर इसकी वजह से कोई नुकसान होगा तो देश का नुकसान होगा, जनता का नुकसान होगा। नहीं प्रदीप जी, राजनीति में ऐसी बातों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। शहर में जब भी इस तरह के माहौल खड़े होते हैं तो जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नहीं प्रदीप जी, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। बधाई हो बेटा। किस बात की मम्मी? तुम्हारे पापा ने फैसला किया है, इनकी सीट से तू चुनाव लड़ेगा। व्हाट? पापा? बेटा, हमने हमेशा चाहा है कि तुम्हारा कद हमसे भी ऊंचा हो, और ये साबित करने के लिए हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं कि ऐसा कोई उम्मीदवार हो जिसके जीतने की पूरी संभावना हो, और संभावना ही नहीं बल्कि उसके जीतने का पूरा यकीन हो। अध्यक्ष जी, ऐसा कौन सा प्रत्याशी है आपकी नजर में? कृपा करके उसका नाम भी बता दीजिए सबको। मैंने बलदेव जी से बात की है और हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं का ये विचार है कि ये चुनाव हमारी पत्नी शारदा देवी ये चुनाव लड़ेंगे। आप ही के कहने पर उसे चुनाव में खड़ा करने का निर्णय लिया था मैंने, लेकिन क्या हुआ? सिर मुड़ाते ही उसने हमारे सिर पर ओले बरसाने शुरू कर दिए। हमेशा जब मैंने अपनी आत्मा को दबाकर किसी और की बात मानी है तो अंजाम उल्टा ही हुआ है। और यहां भी वही बात हुई। अपना निर्णय बदलकर आपको उम्मीदवार बनाना पड़ा। राजवीर ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उसे चुनाव में खड़ा करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। माँ हूं उसकी, बेटे की खुशी में ही माँ की खुशी होती है। और आप उसे हटाकर उसकी जगह मुझे देना चाहते हैं, मुझे चुनाव में खड़ा करना चाहते हैं आप। कहां गलती हुई मुझसे? मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरे सबसे बड़े विरोधी मेरे पार्टी में हैं। क्या उनकी बातों में आकर मैंने गलती की? क्या मैंने शारदा को चुनाव में खड़ा करके गलती कर दी? नहीं, मैं उसे गलत नहीं मान सकता। अगर शारदा मैडम को कुछ हो गया तो पूरे शहर में आग लग जाएगी। जी मैं समझता हूं। डॉक्टर, एक बात और कहनी थी आपसे। चाहे जो भी सिचुएशन, मंत्री जी की परमिशन के बिना आपके हॉस्पिटल से मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं होना चाहिए। ये तुम अपने हाथों से 10 लाख रुपए का चेक श्री प्रकाश जी को दे दो। ये लीजिए। भाई, हमने तुम्हारे पिता के इलाज के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान किया है। अब उनका इलाज अच्छी तरह से हो जाएगा। अब तुम दुबई में रहकर खूब काम करो
और अच्छी खासी कमाई करके ही वापस आना। जल्दी आने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया मंत्री जी, हमें 2 साल के बाद ही इंडिया आऊंगा। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही शारदा कि ये बात सच हो सकती है? मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूं शारदा कि ये सच नहीं है। मैंने वही किया जो चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। मैंने शारदा के ऊपर गोली चलवाई और शारदा की झूठी कसम भी खा ली, क्योंकि मुझे इन कसमों पर कोई यकीन नहीं रहा। मैं नहीं मानता इन कसमों को, लेकिन शारदा इस कसमों को इतना मानती है कि उसे पूरा विश्वास है कि मैंने उस पर गोली नहीं चलवाई। अगर ये बात खुल जाए तो शारदा को कितना दुख होगा। क्या मैंने शारदा के विश्वास से खेला? क्या यही उसकी सजा है? कल और आज में कितना फर्क है। कल तक राजनीति का आसमान मेरे लिए खुला हुआ था, मैं खुलकर परवाज कर सकता था, और आज मुझे एक पिंजरा मिला है जिसमें रहकर मैं सिर्फ फड़फड़ा सकता हूं, यहां से बाहर नहीं निकल सकता। क्यों हुआ ऐसा? किसकी वजह से हुआ ऐसा? बलदेव जी, मैं शारदा जी के गोलीकांड के बारे में आपसे बात करना चाहता था। आपको क्या लगता है ये केस सीबीआई को सौंप दी जाए या नहीं? इतनी जल्दी क्या है मंत्री जी? केस जैसे चल रहा है उसे चलने दीजिए। और अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं तो यही कहूंगा, इस केस को ही खत्म कर देते हैं। लेकिन एक बात आपसे कह देता हूं, कोई पार्टी छोड़कर जाए या ना जाए, इसका असर पार्टी पर पड़ने वाला नहीं है। पूरा प्रदेश मुझे भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता था। सांसद बनने के रास्ते खुलने लगे थे। मैं सांसद का चुनाव लड़ने वाला था, लेकिन एक झटके में सारी सोच रेत के घरौंदे की तरह बिखर गई। ऐसी पार्टी जो मेरे लिए वफादार नहीं है, ऐसी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सबक वही होगा जब शारदा एक नई पार्टी बनाएगी। दूसरी पार्टी बनाकर ही आचार्य को सबक सिखाया जा सकता है। वो पार्टी को टूटने से बचाना चाहते हैं ना, लेकिन ये पार्टी टूटेगी और ऐसी टूटेगी कि फिर कभी कोई इस पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। कभी नहीं। जब जब ऐसे मामलों में बड़े नेताओं के नाम सुनाई देते हैं तो जनता भी हैरान रह जाती है। और इस बार तो प्रदेश के भूतपूर्व मंत्री की गिरफ्तारी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई नेता चुनाव जीतने के लिए इस हद तक जा सकता है कि वो अपनी पत्नी पर गोलियां चलवाए ताकि जनता की हमदर्दी उसे मिल सके और वो चुनाव जीत सके। पुलिस का आरोप है कि बलदेव सिंह ने अपनी पत्नी शारदा देवी पर गोलियां चलवाई और उन पर गोलियां चलाने वाला कमलजीत जब पकड़ा गया तो अदालत के बाहर उसे खत्म कर दिया गया। ऐसे तथाकथित आरोपों से जनता में जनप्रतिनिधियों के प्रति तरह तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। हमने लड़ाई लड़ेंगे पूरी सच्चाई के साथ और धैर्य के साथ। किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा कि हमने कानून के फैसले का अनादर किया। जिंदगी
पुलिस उस अपराधी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है जिसने तुम पर गोली चलाई थी। और अब उस अपराधी ने यह बयान दिया कि तुम पर गोली चलाने की सुपारी उसे मैंने दी थी। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही शारदा कि ये बात सच हो सकती है? मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूं शारदा कि ये सच नहीं है, ये दुश्मनों की चाल है। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी बदनसीबी है कि मेरे ही पति को मुझ पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और मेरी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। कानून मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कानून सबूतों की भाषा समझता होगा, लेकिन मैं जानती हूं मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझ पर गोली नहीं चला सकते। गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो शारदा, गर्व है मुझे। मेरे जेल जाने के बाद भी मेरा साम्राज्य समाप्त नहीं होगा। पूरा विश्वास है तुम पर। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। ये गिरफ्तारी राजनीतिक है, एक दूसरे से जोर आजमाइश का चक्र है ये। मेरे पति पर लगा यह आरोप गलत है और इसे साबित करने की लड़ाई मुझे ही लड़नी पड़ेगी। मुझे साबित करना होगा कि सबूत कुछ भी कहे, लेकिन मेरा विश्वास कभी गलत नहीं हो सकता। उन्हें बचाने की लड़ाई मैं लड़ूंगी। हम मैडम से बात करते हैं। आप लोग भी अपना पक्ष रखिए मैडम के सामने। जी देखिए मैडम जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते, प्लीज बैठिए। मैडम ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। हम पार्टी के नहीं, बलदेव जी के समर्थक हैं। क्योंकि हमारे लिए तो बलदेव जी ने जो किया है कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन आज पार्टी उनके साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही है उससे हम सब बहुत दुखी हैं। मैं आप लोगों की भावना को समझ सकती हूँ। अब ऐसा वक्त आ चुका है कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ रैली, जुलूस और धरने पर बैठना पड़ेगा। हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। नहीं, आप एक बात का ख्याल रखिए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे विरोधियों को कुछ कहने का मौका मिले। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें न्याय की लड़ाई लड़नी है, धैर्य के साथ। लेकिन मैडम हमारे सारे कार्यकर्ता आक्रोश से भरे हुए हैं। जिनके नेता को जेल में डाल दिया गया हो वो भला धैर्य कैसे रख सकते हैं? हाँ मैडम, और इल्जाम भी क्या लगा है कि सर ने आप पर गोली चलवाई। मैं अच्छी तरह जानती हूं उन्हें फंसाया गया है। मैं मरते दम तक ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि उन्होंने मुझ पर गोली चलवाई। ये साजिश है और मैं इस साजिश के खिलाफ लड़ूंगी। गैरों से लड़ना आसान होता है मैडम, लेकिन अपनों से लड़ना मुश्किल। अपनी ही पार्टी के खिलाफ आप लड़ पाएंगे? सारे कार्यकर्ता ये अच्छी तरह से समझते हैं कि बलदेव जी को कमजोर करने की यह साजिश है। जाहिर सी बात है, वरना ऐसा नहीं हो सकता था कि बलदेव सिंह जी की पत्नी होने के बावजूद मैडम को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती। वक्त का इंतजार कीजिए प्रदीप जी,
फिलहाल हमें ये सोचना है सच्चाई सामने कैसे आएगी, अदालत में हम उन्हें बेगुनाह कैसे साबित कर पाएंगे। हमें लड़ाई लड़ेंगे पूरी सच्चाई के साथ और धैर्य के साथ। किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा कि हमने कानून के फैसले का अनादर किया है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? अभी आप लोगों ने सुना मैडम ने क्या, आप थोड़ा धैर्य रखिए। भैया प्लीज अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। उन्हें तो भरोसा ही नहीं है कि मैं कोई जिम्मेदारी निभा भी सकता हूँ या नहीं, तो किस जिम्मेदारी की बात कर रही हो? जिंदगी एक भंवर है। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? क्यों? मैं इसलिए पूछ रही थी कि मुझे लगा कहीं आप पापा से मिलने तो नहीं जा रहे। मीनाक्षी, मेरे वहां जाने से क्या हो जाएगा? पापा खुश तो नहीं हो जाएंगे ना? यानी आपके मिलने में भी शर्त है कि पापा अगर खुश होंगे तो ही आप मिलने जाएंगे? भैया प्लीज अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। कल तक आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन आज हालात अलग है। कौन सी जिम्मेदारी को समझू मीनाक्षी? अपनी राजनीति की जिम्मेदारी तो पापा ने माँ के हाथ में दे दी। उन्हें तो भरोसा ही नहीं है कि मैं कोई जिम्मेदारी निभा भी सकता हूँ या नहीं, तो किस जिम्मेदारी की बात कर रही हो? भैया प्लीज बात को समझिए। हालात के साथ इंसान को भी बदलना पड़ता है, बदलते हालात के साथ समझौता करना पड़ता है, और जो इंसान हालात के साथ समझौता नहीं करता उसे ही आखिर में पछताना पड़ता है। तो तुम कहना चाहती हो कि जो समझौता नहीं करता वो पछताता है, लेकिन मैं तो समझौता करके पछता रहा हूँ। अपने हालातों के साथ समझौता ही तो kiya है मैंने। भैया आप हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकाल रहे हैं? पापा माँ को बोलकर गए हैं कि एक नई पार्टी बनाई जाएगी, और आप समझ सकते हैं ना, जब एक नई पार्टी बनाई जाएगी तो माँ अकेले उस पार्टी को नहीं संभाल पाएंगी, और आपको माँ की मदद करनी ही पड़ेगी। ये तो होना ही था। पापा के स्वाभिमान का सवाल है ना। पार्टी ने पापा को पार्टी से निकाल दिया। अब नई पार्टी तो बननी चाहिए, लेकिन इस पार्टी में वो होगा जो मैं चाहूंगा। पार्टी ने जिस तरह से सर के साथ विश्वासघात किया है, उसको देखते हुए तो यही रास्ता नजर आता है कि हमें एक नई पार्टी बना लेनी चाहिए। लेकिन क्या प्रदीप जी, अगर पापा ने कोई फैसला लिया है तो उस फैसले पर अमल होना चाहिए। और माँ, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस नई पार्टी की अध्यक्ष बनती हैं तो कम से कम मुझे उपाध्यक्ष का पद तो मिलना ही चाहिए। तुम्हारी बातें ना सोनाली, कभी कभी मुझे अपनी पत्नी की तरह लगती, रागिनी की तरह। फर्क है राजवीर, क्योंकि अगर रागिनी तुम्हें कोई भी सलाह देती है ना, तो वो ये ध्यान में रखकर देती है जिससे तुम्हारे घर पर कोई आंच ना आए, तुम्हारे मम्मी और पापा को कोई दुख ना हो, क्योंकि वो उस घर की बहू है।